दोस्तों, फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम पार्ट 2 में आज हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस तरह सेलेक्ट होते हैं और इनका फंक्शंस क्या है। फ्रेंच जुडिशल सिस्टम कैसे वर्क करता है, डिफरेंट पार्टीज़ इन फ्रांस कौन सी हैं और इनका विजन क्या है, फ्रेंच लोकल गवर्नमेंट सिस्टम किस तरह काम करता है। पार्ट 1 में हमने देखा था मेन फीचर ऑफ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन को, द फ्रेंच प्रेसिडेंट को, फ्रेंच पार्लियामेंट का रोल क्या है। फर्स्ट टॉपिक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पाकिस्तान में इसे कैबिनेट कहते हैं या कबीना कहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रांस में प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर पर मुश्तमिल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में इनका नंबर और मुद्दत मुतय्यन नहीं है। जो उनका आर्टिकल 8 है वो कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। जो अदर मिनिस्टर्स हैं वो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट उनकी फ़ाइनल मंजूरी देता है। जो प्रेसिडेंट है वो मिनिस्टर्स की और प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है। फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन से हैं, उनके फंक्शंस ये हैं कि वो कोई भी अथॉरिटी जो बिल ला सकते हैं, बिल ड्राफ्ट कर सकते हैं, दैन वो कौमी असम्बली में लाते हैं। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी आर्डीनेंस को जारी कर सकते हैं, लेकिन उस आर्डीनेंस का दुरानिया 12 डेज़ होगा। अगर 12 डेज़ से उसका दुरानिया बढ़ जाएगा तो उसको पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो बिल नल एंड वाइड हो जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो आंसरेबल है पार्लियामेंट को। अब इसके पास एग्जेक्टिव पावर्स कौन सी हैं। एग्जेक्टिव पावर्स ये हैं कि कोई भी बिल, जैसे पाकिस्तान में कबीना बिल तैयार करती है, ड्राफ्ट करती है, दैन उसकी फ़र्स्ट रीडिंग होती है, दैन उसको लोअर हाउस में लाया जाता है। ऐसे ही कहता है कि बरतानिया में है वो बिल प्रिपेयर करते हैं, दैन वो कौमी असम्बली में लेकर आते हैं और जो बिल मंजूरी होने के बाद वो अमेंडमेंट बन जाता है। दोनों हाउसेस से उसको 2/3 मेजॉरिटी से पास होना ज़रूरी है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट करती है ग्रैंड चांसलर की, एम्बेसडर्स की, मास्टर काउंसलर्स की, जो प्रीफेक्ट्स हैं उनकी, जनरल टेरिटरीज़ की, जनरल ऑफिसर्स की, जो यूनिवर्सिटी के सरबराहान हैं उनकी अपॉइंटमेंट ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करती है। जो मनी बिल है वो पार्लियामेंट में लाया जाता है विद इन द 70 डेज़। अगर वो पास नहीं होता तो दो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो ऑर्डिनेंस के थ्रू इसको जारी कर देगी, और नए साल के शुरू होने से पहले अगर उसको ज़रूरत है तो इसमें से अपने एक्सपेंडिचर्स, अपने रेवेन्यू ले सकती है। लिमिटेशन और मिनिस्टर्स के इनके अथॉरिटी पे कौन सी लिमिटेशंस हैं। आर्टिकल 49 उनका कहता है कि जो मिनिस्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल है नेशनल असम्बली को, कि जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं वो कौमी असम्बली में आके बताएंगे और इसमें आंसरेबल होंगे। नेशनल असम्बली अगर किसी बिल को डिसअप्रूव कर देगी तो ये उन पर नो कॉन्फिडेंस होगा। तो जो पार्लियामेंट है वो जो प्राइम मिनिस्टर है और जो उसकी कबीना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट अपने जो भी काम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी पार्लियामेंट को। दैन के जो पावर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वो बहुत कम है फ्रांस में, वो लिमिटेड पावर्स हैं। जो यूके में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हासिल है, जो इंडिया में वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके पास लेजिस्लेटिव और फंक्शनल पावर जो हैं वो बहुत लिमिटेड है एज़ कंपैरिजन टू अदर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स। इसके पास एग्जेक्टिव पावर्स भी हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल है अपने तमाम डीड्स के लिए नेशनल असम्बली को। जो प्रेसिडेंट है वो इनको डिसमिस कर सकता है, इसलिए ये जो प्रेसिडेंट होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उनके रहमो करम पर होती है। इनके पास कोई अपनी पावर्स नहीं होती, इसलिए ये इनफेक्टिव है। कैबिनेट इंस्टेबिलिटी बिफोर द फिफ्थ रिपब्लिक। वो कहता है कि फिफ्थ रिपब्लिक में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उसकी अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट, और ये दोनों कौमी असम्बली के मेंबर नहीं होते। इसलिए कहता है कि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनको जल्दी डिसमिस नहीं किया जा सकता। इनको जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो भी उनके लिए मुश्किल है और मुश्किल से इनको रिमूव किया जा सकता है। कहता है क्योंकि ये मेंबर्स नहीं हैं कौमी असम्बली के, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। अंडर द थर्ड एंड फोर्थ रिपब्लिक कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे ये बहुत वीक थे, और आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि 1871 से लेकर 1940 तक 109 जो एवरेज मिनिस्ट्रीज़ हैं वो चेंज हुई हैं, और इनका एवरेज दुरानिया बनता है 8 मंथ। और वो कहता है 1946 से लेकर 58 तक 3 मिनिस्ट्रीज़ चेंज की गई हैं 3 बार, और उनका दुरानिया जस्ट 6 मंथ है। लेकिन ये फिफ्थ रिपब्लिक में जो फ्रांस में आई कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसको स्टेबिलिटी मिली। अब हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या हैं। जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है। जो प्राइम मिनिस्टर है ये लीडर ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है, लीडर ऑफ़ द
गवर्नमेंट होता है, और प्राइम मिनिस्टर जो होता है ये डायरेक्ट करता है गवर्नमेंट के ऑपरेशंस को, ये कैप्टन होता है गवर्नमेंट का, ये एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता है। फिफ्थ रिपब्लिक में जो कहता है कि प्राइम मिनिस्टर की पावर्स बहुत वीक हो जाती हैं, उसकी सारी पावर्स जो एग्जेक्टिव पावर्स है उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, वो पावर्स प्रेसिडेंट ले लेता है। लेकिन कहता है जो थर्ड और फोर्थ रिपब्लिक थी फ्रांस में, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर था उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स थी, जैसा कि इस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के पास है। उसके बाद कहता है कि फिफ्थ रिपब्लिक में उसको पावर्स देना पड़ जाती हैं प्रेसिडेंट को, इसलिए हम कहते हैं कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर क्या है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मेथड है कि जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो मेजॉरिटी पार्टी से बेशक ना हो, उसको मेंबर्स और ऑफ पार्लियामेंट भी वो नहीं होता। अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा तो उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट उसको अपॉइंटमेंट करता है। प्रेसिडेंट को इस चीज़ का पता होता है कि वो इस बंदे को लगाता है जिसका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो पार्लियामेंट में इंजॉय कर सके। तो प्रेसिडेंट लगाता ही उस बंदे को है जिसकी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी होती है, ताकि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को इंजॉय कर सके। टनोर ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या है, प्राइम मिनिस्टर का टनोर वही है जितना नेशनल असम्बली का होता है, पार्लियामेंट का होता है, और जो प्रेसिडेंट है वो इसको रिमूव कर सकता है। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तो प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ता है। इसका टनोर 5 साल है और इसकी कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं है कि ये कितनी टर्म्स के लिए आएगा। पावर्स ऑफ द फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर क्या है, इसकी जो पावर्स हैं वो उनका आर्टिकल्स 19, 21 और 22 इंश्योर करता है। जो भी एग्जेक्टिव की पावर्स प्रेसिडेंट के पास है उन पे काउंटर साइन प्राइम मिनिस्टर का होना ज़रूरी है। मींस के ये दोनों मिलके पावर्स को एंजॉय करते हैं। आर्टिकल 21 जो पावर्स फंक्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर को, इसके ब्रीफली बताता है कि ये इंचार्ज ऑफ गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट की मशीनरी इसको रन करता है, ये कैप्टन है गवर्नमेंट का और ये गवर्नमेंट को ऑपरेट करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल डिफेंस एंड इंश्योर द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज, ये लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। जो लेजिस्लेशन जो कानून साजी होती है, ये रूल मेकिंग है, ये रूल्स बनाता है और ये अपॉइंटमेंट सिविल और मिलिट्री पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट्स करता है। और ये अपनी पावर डेलीगेट कर देता है मिनिस्टर्स को, जो डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वज़ीर तवानाई होता है जैसा कि पाकिस्तान में है। और ये जो डिप्टीज़ हैं, ये प्रेसिडेंट जो होता है वो अपनी पावर्स इसको डेलीगेट कर सकता है कि आप डिफरेंट कमेटीज़ और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसको आप प्रिजाइड करें। असल में जो कानूनी तौर पर प्रिजाइड करता है वो प्रेसिडेंट करता है। जो प्रेसिडेंट नॉर्मल सर्कमस्टेंस में जो पावर्स हैं वो आपस में ये दोनों मिलजुल के इंजॉय करते हैं, लेकिन एमरजेंसी में वो सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास आ जाती हैं। तो स्पेशल हालात में, स्पेशल सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रिजाइड भी करता है। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है इसने काउंटर साइन करने होते हैं जो भी मिनिस्टर्स का बिल होता है। मतलब मिनिस्टर कोई बिल अगर लेकर आते हैं तो उस पर प्राइम मिनिस्टर का भी साइन का होना ज़रूरी। President appoints and dismiss the other members of the government on the recommendation of the Prime Minister, कि प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे जो प्रेसिडेंट है वो मेंबर ऑफ काउंसिल को, जो काउंसिल मिनिस्टर्स हैं उनको डिसमिस कर सकता है, उनको अपॉइंटमेंट कर सकता है उनकी, या उनको रिशफल कर सकता है। जो प्राइम मिनिस्टर है ये सेंट्रल रोल प्ले करता है, ये गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मशीनरी है उसको चलाता है। ये बिल लेकर आता है, बिल को इनिशिएट करता है। जो गवर्नमेंट के डीड्स होते हैं उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है नेशनल असम्बली को। बिल जो लेकर आता है उसको कौमी असम्बली के बाद सेनेट से उनकी मंजूरी लेना भी ज़रूरी है। अगर मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाती है, गवर्नमेंट का कोई बिल रिजेक्ट हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा, वो अपना इस्तीफ़ा प्रेसिडेंट को जमा करवा देता है। अब जो सेकंड टॉपिक हमारे पास है वो की पॉइंट ऑफ फ्रेंच जुडिशल सिस्टम, के की पॉइंट्स कौन से हैं, उनके फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट फीचर है कोडिफाइड लॉ, कि वहाँ पे लॉ कोडिफाइड है, रिटन फॉर्म में मौजूद है। वहाँ पे पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल कोड और सिविल प्रोसीजर सब कुछ मौजूद है। इसलिए उनको कोई प्रेसिडेंट्स, उनको पीछे कन्वेंशंस को नहीं देखना पड़ता कि पीछे मुकदमात के में क्या फ़ैसला आया है, सब उनके रिटन फॉर्म में मौजूद हैं। तो सेकंड पॉइंट है कि नो इलेक्टेड जजेस, वहाँ पे कोई जजेस इलेक्ट नहीं होते, बल्कि जो हाई काउंसिल ऑफ जजेस है ये इनके अपॉइंटमेंट्स करती है जजेस की। कोर्ट ऑफ सेसेशन और जो बाकी जजेस हैं, कोर्ट ऑफ अपील्स, इसके जजेस की अप्रूवल देती है, वो अपॉइंटमेंट करती है मिनिस्टर ऑफ जस्टिस को साथ लेकर। ये कोर्ट ऑफ सेसेशन उनकी हाईएस्ट कोर्ट है, जैसे कि हमारी सुप्रीम कोर्ट है। और जो कोर्ट ऑफ अपील है ये भी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। वहाँ पे इनको कहते हैं कोर्ट ऑफ सेसेशन और कोर्ट ऑफ अपील। जो हाई काउंसिल है इसके ये मुश्तमिल होती है प्रेसिडेंट पे, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस पे और 9 मेंबर्स होते हैं अदर्स, जिनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है और पार्लियामेंट करती है। ये हाई काउंसिल क्या करती है कि ये जो काउंसिल ऑफ जजेस हैं इनको, जजेस की डिसिप्लिन को मेंटेन करती है, इनकी अपॉइंटमेंट करती है।
थर्ड ये है कि डुअल हायरार्की के जो फ्रांस है उसमें ऐसा नहीं है कि जैसा कि इंग्लैंड में है कि एक ही जुडिशल सिस्टम हो, जैसा कि पाकिस्तान इंडिया में है। वहाँ पे टू सेपरेट सिस्टम है। एक ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं जिसमें कॉमन लॉज हैं, जिसमें ट्रायल और सिविल क्रिमिनल कोर्ट्स वगैरह के जो फैसले हैं वो किए जाते हैं, सिविल और क्रिमिनल जस्टिस दिया जाता है। उसमें उसमें जो सबसे टॉप की जो कोर्ट है उसको कहते हैं हम कोर्ट ऑफ सेशन। और ये कोर्ट ऑफ सेशन फैसला कोई नहीं दे सकती, ये सिर्फ इतना काम करती है कि अगर ये कोई किसी की अपील मंजूर हो जाती है तो उसको रिवर्स कर देती है किसी और हाई कोर्ट के पास। तो ये खुद डिसीजन नहीं दे सकती जैसा कि इंडिया या पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट करती है। दूसरी है एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट क्या करती है कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, उनके डिसीजन सुनती है, फैसले सुनती हैं कि अगर किसी सिटीज़न का वो राइट खाते हैं या उनका डिसीजन नहीं सुनते या करप्शन होती है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट्स फैसले करती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट्स में जो सबसे टॉप पर कोर्ट है वो द काउंसिल ऑफ स्टेट है और उसके नीचे रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल्स हैं। फोर्थ ये है कि यहाँ पे काउंसिल ऑफ कोर्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट है। दो कोर्ट्स तो हैं वहाँ पे, टू सेपरेट ऑर्डिनरी और एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इन दोनों के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो जाता है जो सेटलिंग डिस्प्यूट्स ऑफ अराइजिंग आउट ऑफ फाइनल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, कहता है कि जो ऑर्डिनरी और एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट्स हैं अगर इनमें से इनके फैसले से कोई डिस्प्यूट उठता है तो उसको सॉल्व करेगी कोर्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो कोर्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट कहता है 1872 में बनती है। इसमें मिनिस्टर ऑफ जस्टिस होता है, एक्स प्रेसिडेंट शामिल होते हैं, 3 जजेस होते हैं और कोर्ट ऑफ सेशन के होते हैं, 3 मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट होते हैं, 2 अदर मेंबर्स होते हैं। ये सिर्फ कहता है फ्रांस में कोर्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट पाई जाती है। फ्रांस में अब्सेंस ऑफ जुडिशल रिव्यू के वहाँ पे जुडिशल रिव्यू नहीं होता कि जैसा कि अमेरिका में है, वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो गार्डियन है, वो जुडिशल रिव्यू रहती है। वहाँ पे वो बल्कि कहता है कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल होती है। इंस्टीट्यूशन ऑफ पैराकोइट, ये भी इंटरेस्टिंग फीचर है कि वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन ऑफ पैराकोइट है ये हर कोर्ट के साथ अटैच है। इसके 3 मेंबर्स होते हैं, 3 इसके ये जैसा कि पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल होता है, प्रोसिक्यूटर होता है, तो वहाँ पे वैसा ये है कि ये जो अदालतें हैं उनको एडवाइसेस देता है, उनको कानून के बारे में बताता है। 7 फीचर ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की आज़ादी की अदलिया इंडिपेंडेंट हो। ये प्रेसिडेंट जो होता है ये गारंटीर होता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी, जजेस को रिमूव भी किया जा सकता है। और जो जजेस हैं, जो सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है कि जो हाई काउंसिल ऑफ जजेस हैं उनमें प्रेसिडेंट होता है, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस होता है और 9 अदर मेंबर्स होते हैं जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस करते हैं। दैन जो लोअर कोर्ट्स के जजेस हैं वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं, उनकी 4 साल तक ट्रेनिंग होती है और देन उनको जज बनाया जाता है, उनको लोअर कोर्ट्स में लगाया जाता है और वो प्रेशर से फ्री होते हैं। और जो जजेस फ्रांस में हैं उनको बरतानिया के जजेस से 1/3 उनकी पे कम होती है, इसलिए कहते हैं कि जस्टिस इज़ चीप इन फ्रांस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशरी क्या है कि जुडिशरी किस तरह ऑर्गेनाइज है, इसमें हायरार्की कैसी है। सबसे पहले कहते हैं 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स इन फ्रांस होती हैं, एक ऑर्डिनरी कोर्ट्स होती हैं, दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स होती हैं। जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं वो कहता है कि ये जस्टिस और पीस करती हैं, पीस के रिलेटेड जस्टिस कायम करती हैं, केस सुनती हैं, सिविल जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करती हैं, माइनर ऑफेंस जो छोटे मोटे मुकदमात होते हैं उनको ऑर्डिनरी कोर्ट्स देखती हैं। कहता है अगर कोई बंदा ऑर्डिनरी कोर्ट्स के फैसले से सेटिस्फाई नहीं है तो वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में जा सकता है। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस क्या है कि ये तमाम काउंटी में मौजूद होती हैं। इसमें 3 जजेस होते हैं, इसमें अपॉइंटमेंट भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू होती है। ये सिविल केसेस में इसको जोरिस्डिक्शन हासिल होती है और ये अपील सुन सकती हैं, जस्टिस ऑफ पीस के लिए इंडस्ट्रियल कोर्ट्स की अपील सुन सकती हैं। अब कोर्ट्स ऑफ अपील क्या है कि जो कोर्ट्स ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के डिसीजन है अगर कोई इससे सेटिस्फाई नहीं है तो बोथ सिविल और क्रिमिनल मैटर्स अपने ले जा सकता है कोर्ट्स ऑफ अपील में। ये छोटे मोटे फैसले नहीं ये सुनती है बड़े लेवल के फैसले, इसमें बड़े लेवल पे क्रिमिनल केसेस हों, सिविल जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी वायलेशन हुई हो। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा डिवीज़न होती है, हर डिवीज़न में 5 जजेस होते हैं जो सिविल, क्रिमिनल और इंडिक्टमेंट डिवीज़न पर मुश्तमिल होते हैं। इंडिक्टमेंट डिवीज़न क्या होती है, वो देखती है कि ये जो अब यहाँ पे पटिशन आई है ये फ़ैसला सुनने के काबिल है या नहीं, इसका ट्रायल हम कर भी सकते हैं या नहीं। कोर्ट ऑफ असीज़ क्या करती है कि ये
जो क्रिमिनल केसेस हैं, जो सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, उनको सॉल्व करती है, उनके ख़िलाफ़ अपीलें सुनती है। और इसका जो सेशन होता है डिपार्टमेंट हर 3 मंथ बाद होता है। इसमें जो प्रिजाइडिंग होती है वो करता है कोर्ट ऑफ अपील का जो हाईएस्ट जो जज होता है, डिपार्टमेंट होता है, वो इसकी प्रिजाइडिंग करता है। इसमें 3 जजेस टोटल होते हैं। 2 जजेस आते हैं कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस से। ये फाइनल कोर्ट होती है। अब कोर्ट ऑफ सेसेशन क्या है कि जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं वहाँ पे जो सबसे टॉप पे है, जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे कोर्ट ऑफ सेसेशन है। ये हाईएस्ट फाइनल कोर्ट है। ये सिविल और क्रिमिनल अपील्स को सुनती है। ये जो अपील्स इसके पास आती हैं उस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं देती। ये सिर्फ ये देखती है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक डिसीजन दिया है या नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो ये उसको इंटरप्रिटेशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन की ये दोबारा किसी उसी तरह की कोर्ट में वापस भेज देगी। ये खुद कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी। ये 3 चैम्बर्स हैं इसके। एक क्रिमिनल चैम्बर है, सिविल चैम्बर है और थर्ड है चैम्बर ऑफ रिक्वेस्ट। ईच चैम्बर में 15 जजेस होते हैं। जो क्रिमिनल चैम्बर है उसमें क्रिमिनल्स के रिलेटेड केसेस सुने जाते हैं, सिविल में सिविल के रिलेटेड, और बाकी में अपील की जाती है। अब आप देखते हैं कि जो अमेरिका, पाकिस्तान, जो इंडिया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, सबसे जो हाईएस्ट होती है। वो केसेस को सुन भी सकती है और किसी को मुजरम बना भी सकती है और उस पर वो केस ख़त्म भी कर सकती है। लेकिन ये सिर्फ केस बैक करती है। इसके पास सिर्फ इंटरप्रिटेशन की पावर है, जजमेंट की पावर नहीं है। स्पेशल कोर्ट्स कौन सी हैं? ऑर्डिनरी कोर्ट्स के अलावा वहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स भी हैं। ये इंडस्ट्रियल कोर्ट्स भी होती हैं जो लेबर और एम्प्लॉय के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती हैं। एक्सप्रोप्रिएशन कोर्ट्स भी होती हैं जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड अपने डिसीजंस देती हैं। और वहाँ पे कोर्ट्स ऑफ आर्बिट्रेशन भी होती हैं जो कमर्शियल कोर्ट्स भी होती हैं। ये इसलिए होती हैं कि जो बाकी ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं उन पर बर्डन ना पड़े, ये वहीं पर उनके मसले जो हैं उनको सॉल्व कर दे। एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट्स कौन सी होती हैं? फर्स्ट एक तो ऑर्डिनरी कोर्ट्स होती हैं, दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट्स होती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन लॉ को इम्प्लीमेंट करवाती हैं। ये देखती हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा है ये सही काम कर रहा है या नहीं, इसका सिटीज़न के साथ बिहेवियर बेहतर है या नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं, ऑफिशियल एक्ट है या इसका ये पर्सनल एक्ट है, कोई पर्सनल रिवेंज तो नहीं है। ये इंडिविजुअल्स को कंपनसेशन करती है अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ बुरा सलूक करती है। ये रेगुलेट करती है रिलेशंस को। एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट सिटीजन्स, ये प्राइवेट सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेशंस को मेंटेन करती है। ये कम्पिटेंट बनाती है एडमिनिस्ट्रेशन को। ये उन पर नज़र रखती है कि कोई इससे सफ़र तो नहीं हो रहा, ये किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। ये रेगुलेट करती है राइट्स को, सिटीज़न के राइट्स को। अब हम देखते हैं 2 टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट्स हैं। एक रीजनल काउंसिल्स है, दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट है। जो रीजनल काउंसिल है ये लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट्स हैं। जैसे हमारे सिविल कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, दैन सुप्रीम कोर्ट होती है। इसके टोटल मेंबर्स 22 होते हैं और ये 2 to 7 डिपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल होती है। ईच काउंसिल में जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंटमेंट करता है 4 to 5 काउंसलर्स को, और बाय द मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर के साथ मिलके जो प्रेसिडेंट होता है वो इसके मेंबर्स की अपॉइंटमेंट करता है। इसके पास लिमिटेड जुरिस्डिक्शन होती है। ये जस्ट जो लोकल लेवल के एक्शंस हैं ऑफिशियल के ख़िलाफ़ वो कर सकती है, कुछ असेसमेंट कर सकती है, पब्लिक वर्क को देख सकती है, लोकल इलेक्शंस के पर नज़र रखती है। अब जो काउंसिल ऑफ स्टेट है ये हाईएस्ट अपील है कि एडमिनिस्ट्रेशन लॉ पे सबसे जो हाईएस्ट इदारा है वो द काउंसिल ऑफ स्टेट है। इसके टोटल मेंबर्स 150 हैं। जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर इनकी अपॉइंटमेंट करता है। ये इनमें जो आते हैं उनके पास, जजेस के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। और इसके सेक्शन जो होते हैं 39 काउंसलर्स होते हैं इसमें। और सीट्स इन पेरिस, ये पेरिस में बैठती है। इसका जो मेन हेड होता है और इसकी तादाद भी एक ही है। ये जो लोअर रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनकी अपीलें सुनती है। अगर किसी ने उसके ख़िलाफ़ अपील सुननी है, कोई सेटिस्फाई नहीं है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट में आता है। ये गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकती है लेजिस्लेशन के लिए जो पार्लियामेंट के स्फीयर से बाहर हो, जो पार्लियामेंट के दायरा कार में ना आता हो। मज़ीद ये कि अगर कोई आर्डीनेंस जारी करना है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो काउंसिल ऑफ स्टेट से कंसल्ट करता है। ये जो गवर्नमेंट के काम है उस पर नज़र रखती है और उनको सही डायरेक्शन देती है। अब हमारे पास जो थर्ड टॉपिक है वो फ्रांस में डिफरेंट जो पार्टीज़ हैं उनकी आइडियोलॉजी क्या है और वो किस तरह फंक्शन करती हैं। फर्स्ट पार्टी है फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी। ये इस्टेब्लिश होती है 1920 में और 22 में इसके मेंबर्स की तादाद उस वक़्त 1 मिलियन होती है।
1924 में जो 13 मेंबर्स हैं जो असम्बली वहाँ पे होती है वो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। 1946 में इसके जो मेंबर्स हैं वो 190 हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा इसके मेंबर्स होते हैं जो पार्लियामेंट होती है। फोर्थ रिपब्लिक में ये बिगेस्ट पार्टी होती है और फिफ्थ रिपब्लिक में इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, सिर्फ इसके 10 मेंबर्स होते हैं। अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, इसमें डिसिप्लिन पार्टी होती है क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी है, इसमें डिसिप्लिन मेंटेन होता है। इसकी जो पावर्स होती हैं वो नेशनल कांग्रेस के पास होती है जो उनको कंट्रोल करती है। उसका इजलास साल में 2 बार होता है, 2 साल में 1 बार होता है। और जो नेशनल कांग्रेस है ये इलेक्टेड बाय डिपार्टमेंट्स, ये डिपार्टमेंट इनको इलेक्ट करते हैं और डिपार्टमेंट से ये वहाँ पे इलेक्शन करवा के नेशनल कांग्रेस में लोग आते हैं, पार्टी की जो सेंट्रल बॉडी है। इसकी 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक पॉलिटिकल ब्यूरो है, दूसरा सेक्रेटेरिएट है, तीसरा कंट्रोल कमेटी है। ये बिलीव करती है कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म हो, जैसा कि जो भी कम्युनिस्ट पार्टी है वो कहती है कि सेंट्रलिज्म की बात करती है, जैसा कि इस वक्त चाइना में है या रशिया में है। इसकी मेंबरशिप कौन से हैं, ज़्यादातर जो इसके मेंबर्स थे वो मिल वर्कर्स थे और पीजेंट्स थे। ये बिलीव करते हैं कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पे, क्योंकि कार्ल मार्क्स ही है जो कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी लेकर आता है। ये कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट होते हैं, ये अमेरिका के भी अपना दुश्मन मानते हैं, एंटी डेमोक्रेटिक इनका डेमोक्रेटिक बिहेवियर होता है और ये वेस्टर्न अलायंस, नेटो और मार्शल ट्रीटी वगैरह को पसंद नहीं करते। सेकंड पार्टी है द सोशलिस्ट पार्टी, ये 1905 में बनती है लेकिन वर्ल्ड वार 2 तक ये डिवाइड हो जाती है। 1946 में जाके इसको कुछ फोर्थ रिपब्लिक में इंपॉर्टेंस मिलती है। इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है कि ये टेरिटोरियल बेसिस पे ऑर्गेनाइज है, टेरिटरी बेस पे। इसमें एक हरारिकल स्ट्रक्चर है कि लोअर स्टेज इसकी है, दैन सेक्शंस हैं, दैन कम्यून है, दैन डिपार्टमेंट है, फेडरेशन है और नेशनल कांग्रेस है। इसके जो काम है वो इस पर 2 ऑर्गन्स कंट्रोल करते हैं, एक नेशनल काउंसिल होती है जिसके 90 मेंबर्स होते हैं, दूसरी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जिसके 31 मेंबर्स होते हैं। इसके मेंबर्स ज़्यादातर वाइट कलर के लोग होते हैं जो और फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं। 21% इसमें जो नुमाइंदगी है वो औरतों को दी जाती है और जो पॉलिसी जो ब्रिटिश की लेबर पार्टी है ये उसको फॉलो करते हैं, उनके एक करीब हैं। ये वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं ताकि वहाँ पे एक लिबरलाइज लोगों को आज़ादी हो और कॉलोनियल टेरिटरी को कहते हैं कि फ्रीडम मिलनी चाहिए। जो थर्ड पार्टी है वो है रेडिकल पार्टी। ये ना ही लेफ्टिस्ट पार्टी है ना ही राइटिस्ट पार्टी है, ये एक मिडल पार्टी है जो मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी है कि ये एक मिडल ऑर्डर निज़ाम चाहती है जो कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट निज़ाम पर मुश्तमिल हो, मतलब कि एक वेलफेयर सोसाइटी चाहती है। फोर्थ पार्टी है वहाँ पे MRP जिसको कहते हैं मूवमेंट रिपब्लिक पार्टी। ये वर्ल्ड वार 2 के बाद बनती है। इसके जो सपोर्टर्स होते हैं वो रिलीजियस कैथोलिक होते हैं और एंटी कम्युनिस्ट होते हैं। ये मॉडरेट लेफ्ट पार्टी है और जो फोर्थ रिपब्लिक होती है उसमें इसकी मेंबरशिप जो कम्युनिस्ट के पार्टी के बाद सबसे ज़्यादा होती है। इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है कि नेशनल कमेटी और एग्जीक्यूटिव ऑफ द पार्टी इसको कंट्रोल करते हैं और इसके जो सपोर्टर्स हैं वो रिलीजियस माइंड के लोग होते हैं और पीजेंट्स हैं ज़्यादातर। ये कैथोलिक होते हैं और एंटी कम्युनिस्ट पीपल्स होते हैं। ये कहते हैं कि हमें राइट टू प्रॉपर्टी मिलना चाहिए और फैमिली राइट्स मिलना चाहिए, कम्युनिस्ट के अगेंस्ट होते हैं। फिफ्थ पार्टी है RPF पार्टी। ये जनरल डुगोल 1946 में बनाते हैं, कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एग्जेक्टिव होगी वहाँ पे। इसको पॉपुलैरिटी मिलती है 1951 में। इसके मेंबर्स पार्लियामेंट में उस वक्त 118 होते हैं और ये जनरल डुगोल 1956 में इसको डिज़ोल्व कर देते हैं। दैन 1958 में वो इसको रीन्यू करते हैं नए नाम से जो UNR इसका नाम होता है, यूनियन फॉर न्यू रिपब्लिक। 1973 में इसको पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मिल जाती है। ये कहती है स्ट्रॉन्ग एग्जेक्टिव हो जिसमें प्रेसिडेंट के पास पावर हो, पार्लियामेंट के पास पावर्स ना हो और ये कम्युनिस्ट के अगेंस्ट है और ये फ्रांस को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट देना चाहती थी। लास्ट हमारे पास है फ्रेंच लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के। फ्रेंच में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कैसा है। फ्रांस में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। फ्रांस में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन ट्रू सेंस है ही नहीं। वहाँ पे जस्ट क्योंकि वहाँ पे एक यूनिटरी स्टेट है, उसमें सेंट्रलाइज्ड पावर है, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो स्टेट है उसको एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। तो जैसा कि चाइना में भी ऐसा ही है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर चाइना पॉलिटिकल सिस्टम में बताया था। तो वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी को फ्लोरिश करने के लिए वहाँ पे ग्राउंड लेवल में नुमाइंदगी नहीं दी गई, जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की आप देखते हैं फीचर्स क्या है। एक्सट्रीम सेंट्रलिज्म है कि फ्रांस में जो सेंट्रलिज्म है वो स्ट्रॉन्ग है
वहाँ पे फेडरलिज्म का कंसेप्ट नहीं है। फेडरलिज्म में तो ये होता है कि जो स्टेट है और उसके फेडरेटिंग यूनिट हैं वहाँ पे पावर डिवाइड कर दी गई होती हैं। वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इलेक्टेड होता है। यहाँ पे जस्ट पावर्स वही होती हैं लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम के पास जो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही अपनी पावर्स लेते हैं, उनकी अपनी कोई ऑटोनॉमी नहीं होती। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रीफेक्ट्स सब प्रीफेक्ट्स और मेयर्स के थ्रू अपनी नॉमिनीज करती हैं और वहाँ पे अपनी पावर को इंजॉय करती है। वहाँ पे कोई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता, जस्ट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। यूनिफॉर्मिटी क्या है? यूनिफॉर्मिटी ये है कि अगर फ्रांस में कोई जाता है तो वो देखेगा कि वहाँ पे इलेक्टिव काउंसिल्स सेम प्रीफेक्ट है, सेम मेयर है, सेम कौंसल सिस्टम है, सेम पुलिस है, कि हर हवाले से सेम लॉ है, सेम एजुकेशन है, कि वहाँ पे जो हर तरीके से उसको सेम ही चीज़ें नज़र आएगी, यूनिफॉर्मिटी नज़र आएगी। ऑल ऑफ देम हैव द सेम टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेम टाइप ऑफ सोर्सेज एंड सेम फंक्शंस, के सेम फंक्शंस होंगे। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से ले रहे होते हैं। वहाँ पे यूनिटरी सिस्टम है कि वहाँ पे ऑटोनॉमी नहीं है जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसा कि यूएसए और इंडिया में है। और पैटर्नलिज्म क्या है? थर्ड फीचर है पैटर्नलिज्म। इसमें यह है कि जो लोकल यूनिट्स हैं वहाँ पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गार्डियन में आके काम करते हैं, उनकी कोई अपनी ऑटोनॉमी नहीं होती। बस करना ये होता है कि जो सिटीजन हैं उनको बच्चे पैदा करने होते हैं, देन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको एजुकेशन दे, उनको पढ़ाए, उनको सिटीज़न बनाए। अगर वो मर जाते हैं, अगर उनके वालिदैन नहीं है तो स्टेट ही उनकी पेरेंट्स है, तो उनको कोई फ्रीडम नहीं है, बस स्टेट के अंदर रह के सब आज़ादी होती है। वो अपनी ये तमाम चीज़ें जो करती हैं वो डिफरेंट यूनिट्स के थ्रू करती हैं, अपनी नज़र रखती हैं उनके डिसीजंस पे। लोकल बजट को अप्रूव देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव देती है। डुअल रोल क्या है? डुअल रोल ये है कि एक तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन लॉज जो है वहाँ पे उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। दूसरा ये है कि ये स्मॉलर यूनिट होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, उनके आर्डर डेक्रीज और उनकी पुलिस को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। जैसे हमारे नाज़म नैब नाज़म होते हैं, वहाँ पे द प्रीफेक्ट एंड द मेयर्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं। ये आर्टिफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, सिर्फ एक एडवाइजरी काम करते हैं। जो प्रैक्टिकली पावर्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। एरियाज़ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन फ्रांस क्या है? 4 वहाँ पे कैटेगरीज हैं लोकल गवर्नमेंट की। जैसा कि हमारे हैं नाज़म, नैब नाज़म, कौंसलर और यूसीज होती हैं। वहाँ पे होते हैं डिपार्टमेंट्स, अरेंडाइजमेंट, कैंटोन और कैम्यून। जो होल कंट्री है वो सबसे पहले डिवाइड होता है डिपार्टमेंट्स में, और टोटल वहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं 90। जो डिपार्टमेंट्स हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं अरेंडाइजमेंट में। हर डिपार्टमेंट में 3 से 4 अरेंडाइजमेंट होते हैं। जो कहता है कि अरेंडाइजमेंट है, देन वो डिवाइडेड हो जाते हैं कैंटोन्स में, और कैंटोन से डिवाइड हो जाते हैं कम्यून्स में। कहता है कि ये एरिया के हिसाब से सब एक दूसरे से 4 यूनिट डिफरेंट होते हैं। जो फ्रेंच का कहता है डिपार्टमेंट है उसका एरिया होता है 2363 स्क्वायर माइल्स। कहता है कि जो 4 यूनिट्स हैं उनमें जो लोकल बॉडी है, जो इलेक्टेड हैं, वो 2 ही डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट एंड कम्यून। बाकी दोनों कहता है कि जो अरेंडाइजमेंट है और जो कैंटोन है वो जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं, उनकी आसानी के लिए वो डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, ब्रीफली देखते हैं। जो डिपार्टमेंट जो फ्रांस में टोटल 90 डिपार्टमेंट्स हैं, और 15 जो होते हैं उनके मेन सिटी में है, 19 फर्स्ट क्लास हैं, 22 सेकंड क्लास हैं, 34 थर्ड क्लास डिपार्टमेंट्स हैं। ये क्लासिफिकेशन वेल्थ पे, पॉपुलेशन और पॉलिटिकल बेस पे की गई है। ईच डिपार्टमेंट में वो कहता है डिपार्टमेंटल काउंसिल होती है। हर डिपार्टमेंट की अपनी डिपार्टमेंट काउंसिल होती है, जो वहाँ पे कैंटोन्स होते हैं उनसे एक नुमाइंदा रिप्रेजेंट करता है। सबसे ज़्यादा जो कहता है कि लार्जेस्ट जो काउंसिल होती है हर डिपार्टमेंट में, उसके 67 मेंबर्स हैं। जो सबसे स्मॉल है उसके 17 मेंबर्स हैं। जो मेंबर्स ऑफ काउंसिल है वो कैसे इलेक्ट होते हैं? वो अडल्ट सफरेज भी होते हैं, सीक्रेट वोटिंग होती है वहाँ पे, और 23 ईयर्स एज होना ज़रूरी है। 6 साल के लिए ये सिलेक्ट होते हैं, 6 ईयर के लिए। 1/3 रिटायर हो जाते हैं 3 ईयर्स के बाद। इनके साल में 2 रेगुलर सेशंस होते हैं, एक अप्रैल मई में, दूसरा अक्टूबर और अगस्त में। स्पेशल सेशन भी बुलाए जा सकते हैं, प्रेसिडेंट बुला सकता है, प्रीफेक्ट। जो कौंसल है वो कहता है कि जो डिपार्टमेंट की कौंसल है इसके पास लेजिस्लेटिव और डेलिब्रेटिव ऑर्गन है। इसके पास 5 इसके मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन है इट वोट्स द एनुअल बजट की अप्रूवल देता है। सेकंड ये है कि ये कंट्रोल द डिपार्टमेंट सर्विसेज की हेल्थ सर्विस को कंट्रोल करता है, पब्लिक की हेल्प करता है, ड्रेनेज और सैनिटेशन का निज़ाम कंट्रोल में करता है। थर्ड ये है कि ये मेंटेनेंस ऑफ रोड और पब्लिक बिल्डिंग्स को मेंटेन करता है। फोर्थ ये है कि ये फिक्स द मैक्सिमम रेट ऑफ द टैक्सेस को मेंटेन करता है, इलेक्टोरल बाउंड्रीज़ को देखता है। लास्टली ये कि ये इंटीरियर मिनिस्ट्री को सजेशन देता है अगर उसको ज़रूरत है तो।
ये काउंसिल ऑफ ये इलेक्टोरल कॉलेज को भी जो सेंटर के लिए होती हैं उसमें वोट देता है, यानी कि सेनेटर के इलेक्शन में इसका वोट भी काउंट होता है। ये आपने नोट करना है कि जो काउंसिल है इसके पास कोई प्रैक्टिकली फंक्शंस नहीं है, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकली डिपार्टमेंट का फंक्शन है। इसके पास ये पावर्स तो होती हैं कि ये लॉज वगैरह बनाए, लेकिन रियलिटी में ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसके लिए लॉज बनाते हैं। अगर कोई लॉ उसके अगेंस्ट जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में तो इसको वीटो कर देते हैं। ये जस्ट लॉ को डिस्कस करते हैं और इसको एक्ट नहीं करते। इसकी जो सुपरविज़न है वो प्रीफेक्ट करते हैं, वो वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन का सरबराह होता है। द प्रीफेक्ट क्या है? प्रीफेक्ट ये है कि जैसा कि हमारे नाज़म होते हैं या डीसी वगैरह, डीसी बल्कि, तो प्रीफेक्ट वहाँ पे एग्जेक्टिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है। इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट करता है। ये सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है उसका नुमाइंदा होता है। ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र भी हो सकता है अपनी सर्विस के लिए। ये इसका पॉलिटिकल एक ऑफिस होता है। अब प्रीफेक्ट के फंक्शंस क्या है? इसके डुअल फंक्शन है। एक तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका नुमाइंदा होता है, दूसरा ये चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट भी होता है। इसके पास ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका पिवट होता है, इसका बहुत अहम रोल होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पुलिसेस हैं वो देखता है कि जो डिपार्टमेंट है उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं। ये किसी को भी अरेस्ट कर सकता है, सर्च कर सकता है, सीज़ कर सकता है लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। और ये मिनिस्टर को इन्फॉर्म करता है कि डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। ये देखता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्डर्स हैं वो सही फॉर्म में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल करता है। ये मज़ीद ये करता है कि जो इन्फॉर्मेशन है मिनिस्ट्रीज़ को वो देता है। और ये हाईवेज़, जो ब्रिजेज़ हैं, जो जेल्स हैं, जो हॉस्पिटल हैं, उनका इंचार्ज भी होता है। ये सेंसरशिप भी कर सकता है और ये आर्मी को रेज़ करता है। ये ऑफिशियल मेंबर लगाता है पोस्ट मास्टर्स के, कलेक्टर्स के और कॉलेजेस के। और एग्जेक्टिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी ये होता है और उसका एनुअल बजट की मंजूरी देता है। इसका वोट वहाँ पे नहीं होता, लेकिन ये उसके सेशन को, कौंसल के सेशन को अटेंड कर सकता है। ये डिसीजन देता है कौंसल के कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के मुताबिक है या नहीं। उनको ये कौंसल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट करता है। ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है कौंसल ऑफ मिनिस्टर्स को, और ये रिस्पॉन्सिबल है मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को। ये देखता है कि मिनिस्ट्री सही काम कर रही है या नहीं। जो परफेक्ट होता है ये कम्यून के काम को भी इंजॉय करता है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, बजट की मंजूरी देता है और उनके डिसीजन को नल भी करार दे सकता है। अरेंडाइजमेंट क्या है कि ये डिपार्टमेंट्स हैं, इनके टोटल ये 311 डिपार्टमेंट है। ये एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट है, इलेक्टिव यूनिट्स नहीं है। ये हर 3 से 4 अरेंडाइजमेंट यूनिट्स होते हैं। सब परफेक्ट इसके इंचार्ज होते हैं जो परफेक्ट की हेल्प करते हैं। कैंटोन क्या है? ये अरेंडाइजमेंट और कम्यून के दरमियान एक बॉडी होती है। ये एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट के लिए बनाई जाती है, जो कम्यून्स में से ही ये होते हैं। ये इलेक्टेड नहीं होते। इस वक्त 35 कैंटोन्स फ्रेंच में है। अब लास्ट हमारे पास है द कम्यून। द कम्यून वहाँ पे लोएस्ट यूनिट है। इस वक्त 38,000 फ्रांस में है कम्यून्स। हर कम्यून की आपकी कौंसिल, अपनी कौंसिल होती है जो 11 से 37 मेंबर्स पर होती हैं, मुश्तमिल होती है, जिनकी पॉपुलेशन 60,000 से ज़्यादा है। जिन टेरिटरीज़ की वहाँ पे 37 होते हैं। ये इलेक्टेड होते हैं। कोई भी फ्रेंच सिटीज़न जिसकी 23 साल है वो सिलेक्ट हो सकता है। इसके अप्रैल में इलेक्शन होते हैं। 6 साल इसकी टर्म होती है। इसके इजलास मई और अगस्त और सितंबर में होते हैं। ये अपने मेयर और डिप्टी मेयर को सेलेक्ट करते हैं। इनके फंक्शंस वही होते हैं जो हमारे यहाँ बल्दियात के होते हैं। और ये जो वहाँ पे जो इनके इजलास हैं वो परफेक्ट और सब परफेक्ट बुला सकते हैं। ये वहाँ पे कंट्रोल क्या करते हैं? वहाँ पे रेलवेज़ बनाते हैं। वहाँ पे जो म्यूनसिपल काम है, हाउस बिल्डिंग के काम है, जो मैरिज और डेथ के रिलेटेड लैंड रिकॉर्ड्स रखते हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्री रखते हैं, डिसीजन ऑफ द काउंसिल को इम्प्लीमेंट करते हैं। जो मेयर है उसका फंक्शन वही है जो प्रीफेक्ट का होता है। तो ये इन्होंने मेंटेनेंस के काम करने होते हैं कि रोड्स कोई टूटा फूटा है उसको सही कर देना है, उसको एक्ट को मेंटेन करना है। इसके जो बजट की मंजूरी है वो आखिर में जो प्रीफेक्ट है वही देता है। जो सेंट्रल बॉडी होती है, जो सेंट्रल बॉडी का नुमाइंदा होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है। तो ये भी एक फंक्शनल इंस्टीट्यूशन है। और ये भी परफेक्ट जो प्रीफेक्ट है उसके अंडर रह के काम करते हैं। जो प्रीफेक्ट है उसके पास अथॉरिटी है कि वो मेयर और डिप्टी मेयर को डिज़ाल्व कर सकता है, उनको सस्पेंड कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।